आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक महिला जागरण की दिशा धारा लेखिका माता भगवती देवी शर्मा पढ़कर सुना रहे थे। पिछले वीडियो के क्रम में पढ़कर सुनाते हैं पृष्ठ 64 से महिला सम्मेलनों की रूपरेखा। आइए पढ़कर सुनाते हैं। महिला जागरण अभियान को अधिकाधिक व्यापक तथा उसकी गतिविधियों को तीव्रतर बनाने के लिए देश भर में महिला जागरण सम्मेलनों की व्यवस्थित श्रृंखला क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के परामर्श से केंद्र द्वारा बनाई जानी चाहिए। किसी भी स्थान पर महिला जागरण का शुभारंभ तो गिने चुने व्यक्ति गिनी चुनी महिलाओं को आगे करके कर सकते हैं, किंतु उसे व्यापक बनाने के लिए तो उसकी उपयोगिता एवं अनिवार्यता जन जन के गले उतरनी आवश्यक है। महिला जागरण की उपयोगिता आवश्यकता को यदि लोग समझ सके होते तो अब तक उस दिशा में न जाने कितना काम हो चुका होता। इन सम्मेलनों से इस संदर्भ में प्रचंड प्रतिपादन प्रस्तुत हो सकेगा और इस दिशा में क्या किया जाना चाहिए उसका भाव भरा मार्गदर्शन सर्वसाधारण को मिल सकेगा। उमंग भरा वातावरण लोकहित के प्रति उदासीन प्रवृत्ति के स्वार्थ पारायण व्यक्तियों में भी यह भावना पैदा करता है कि उसे भी परामर्श के लिए कुछ सोचना चाहिए और जन कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए। नारी उत्कर्ष की आवश्यकता समझी जाए और उसके लिए कुछ हलचलें आरंभ हो सके। इस प्रयोजन के लिए उमंग भरे आयोजनों का प्रभाव आश्चर्यजनक होता है। निष्क्रिय क्षेत्रों में भी सक्रियता उत्पन्न हो जाती है। प्रारंभ में अभियान का परिचय देने के लिए टोलियां बनाकर जन संपर्क करके प्रचार पुस्तिकाएं पढ़ाने, संगठन का ढांचा खड़ा करने, निष्क्रियता उत्पन्न करने, साप्ताहिक संघों का ढर्रा नियमित रूप से चल पड़ने तक के उत्तरदायित्व पुरुष कार्यकर्ता को ही सौंपे जाते रहे हैं और यह अपेक्षा की जाती रही है कि वे पर्दे के पीछे रहकर शाखा संगठन को सजीव बनाने के लिए शक्ति भर प्रयत्न करेंगे। अपने बलबूते स्त्रियां ही अपना संगठन खड़ा करने और उसे सुसंचालित रखने में सफल बन सकें, ऐसा कहीं कहीं ही हो सकता है। ऐसी प्रतिभाशाली महिलाएं भी अपने मिशन में हैं, पर वे बहुत थोड़ी हैं। जहां तहां उन्होंने पूरा दायित्व अपने कंधों पर भी उठाया है। कई जगह पुरुषों ने कम और महिलाओं ने अधिक प्रयास किया है, पर अधिकांश शाखाओं के निर्माण में भावनाशील पुरुषों की प्रधान भूमिका रही है। प्रारंभ में महिला शाखाओं का वार्षिकोत्सव संपन्न करने के लिए भी प्रधान जिम्मेदारी भी उन्हीं को संभालनी चाहिए। अगले दिनों तो संभवतः अनुभव और साहस बढ़ जाने पर महिलाएं स्वयं अपने बलबूते पर भी ऐसे आयोजन कर सकेंगी और जिन रचनात्मक उद्देश्यों के लिए यह संगठन खड़े किए गए हैं उन्हें अपने साहस और प्रयासों से अग्रसर बना सकेंगी। जैसी कुछ स्थानीय परिस्थितियां हों उनके अनुरूप महिला सम्मेलन करने का हर संभव प्रयास किया जाना अभियान को व्यापक बनाने की दृष्टि से आवश्यक है।
महिला सम्मेलनों में जहाँ भी उत्साह हो वहाँ पहला काम यह करना चाहिए कि समीपवर्ती शाखा संचालकों एवं इस कार्य में रुचि रखने वाले सज्जनों से मिलकर यह निर्धारण करें कि जितने भी आयोजन उस क्षेत्र में रखे जा सकते हैं उनकी पूरी जांच पड़ताल कर ली जाए और केंद्र को उनका संयुक्त निमंत्रण भेजा जाए। जहाँ भी सम्मेलन अपेक्षित हो वहाँ समझा जाना चाहिए कि हमें एक अपना ही आयोजन नहीं करना है वरन पूरे क्षेत्र की श्रृंखला बनानी है और उनका सम्मिलित सूत्र संचालन करना है। यह प्रयत्न प्रतिभाशाली कार्यकर्ताओं को तत्काल आरंभ कर देना चाहिए और जहाँ भी युग निर्माण शाखाएं हों उनसे संपर्क बनाना चाहिए। अधिकांश युग निर्माण शाखाओं ने अपने यहाँ महिला शाखाएं स्थापित कर ली हैं। जहाँ नहीं हुई हैं वहाँ इस कार्य को सबसे महत्वपूर्ण कार्य समझकर उसे पूरा करना चाहिए और महिला संगठन अविलंब खड़ा कर लेना चाहिए। सम्मेलन बुलाने के लिए भी यह नितांत आवश्यक है। जहाँ संगठन तक नहीं बना है वहाँ सम्मेलन होने की बात कैसे बनेगी। प्रायः सभी सम्मेलन 5 दिन के होते हैं। पहला दिन आधा और अंतिम दिन आधा कार्यक्रम का है। इस प्रकार इसे यदि 4 दिन का रखा जाए तो वैसा भी गिना जा सकता है, पर कार्यकर्ताओं को तो कम से कम पूरे 5 दिन ही व्यस्त रहना पड़ेगा। पहले दिन जुलूस की तैयारी, पंडाल, यज्ञशाला आदि बनाना और अंतिम दिन इकट्ठे हुए सामान को जहाँ का तहाँ पहुँचाने, आगंतुकों को विदा करने आदि की व्यस्तता भी कम नहीं होती। सम्मेलन के कार्यक्रम को और भी स्पष्ट समझना हो तो इस तरह समझना चाहिए। नंबर 1, आरंभ के लिए सायंकाल लाल मशाल की सज धज गाजे बाजे के साथ सुसज्जित सवारी में शोभा यात्रा, इनमें आदर्श वाक्यों के पोस्टर, मिशन के झंडे का निर्धारित गीत गाते चलने की भी व्यवस्था रहे। उसी दिन से सूर्योदय के पूर्व प्रभात फेरी आरंभ, गली मोहल्लों में नव जागरण के गीत, संदेश तथा कार्यक्रम की सूचना, ऐलान। नंबर 3, दूसरे दिन प्रातः काल से 5 कुंडी गायत्री यज्ञ का आरंभ, जिसमें केवल महिलाएं आहुति देंगी। यज्ञ के सारे कार्यक्रम भी महिलाओं द्वारा संपन्न होंगे। इसी के साथ साथ संस्कार कार्यक्रम संपन्न होते रहेंगे। पुंसवन, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, विद्यारंभ 4 संस्कार यज्ञ के पहले, दूसरे, तीसरे दिन में संपन्न हो जाएंगे। जिनकी संख्या कम होगी वे एक दिन में 2 कराए जाएंगे। यह क्रम 3 दिन चलेगा। अंतिम दिन दुष्प्रवृत्तियां छोड़ने और सत्प्रवृत्तियां अपनाने का देव दक्षिणा कार्यक्रम पूर्णाहुति के साथ साथ संपन्न होगा। संस्कार के इच्छुकों को उनका महत्व समझाकर पहले ही तैयार कर लेना चाहिए ताकि समय पर ऐलान करने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता न पड़े। प्रचार साहित्य को प्रसाद माना जाए और उसके वितरण के लिए कुछ राशि सुनिश्चित रूप से रखी जाए। पुस्तक विक्रय का स्टॉल अपने प्रत्येक सम्मेलन के अवसर पर रहना ही चाहिए। नंबर 4, तीसरे प्रहर 2 से 5 बजे तक महिला गोष्ठी हुआ करेगी। इसमें केंद्र की प्रचारिकाओं को भजन और प्रवचन होंगे। स्थानीय महिलाओं में से जो बोलना चाहे वे भी इसी 3 घंटे के समय में व्यवस्थानुसार बोल सकेंगी। नंबर 5, रात्र को 7 से 10 तक खुले महिला सम्मेलन का आयोजन रहेगा जिसमें स्त्री पुरुष सभी भाग ले सकेंगे। इसमें कितना खर्च पड़ेगा, इसकी योजना अर्थ संग्रह की संभावना को देखते हुए छोटे या बड़े रूप में बनाई जा सकती है। अधिक विस्तार, अधिक साधन, अधिक शोभा में अधिक खर्च करना पड़ना
अधिक खर्च पड़ना स्वाभाविक ही है। समय पर जितना इकट्ठा हो सके उसके अनुसार योजना बन सकती है। प्रयत्न अधिक उत्साहपूर्वक अधिक अर्थ संग्रह का करना चाहिए। अर्थव्यवस्था बनाने से भी अधिक प्रभाव, अधिक प्रयत्न सम्मेलन के स्थान पर चयन, उद्घाटन, पंडाल, माइक, झंडी, प्रभात फेरी, जुलूस, यज्ञ आदि की सुव्यवस्था एवं सुसज्जा के लिए करने की आवश्यकता पड़ेगी और इसके लिए उतने सुयोग्य व्यक्तियों का सहयोग उपलब्ध करना पड़ेगा। एक आदमी कितना ही सुयोग्य साधन संपन्न हो, एकाकी बलबूते पर सार्वजनिक कार्यों को पूरा नहीं कर सकता। इस तथ्य को जो ध्यान में रखेंगे वे ही महिला सम्मेलनों को भी सफल बना सकेंगे। महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी इन सम्मेलनों की प्रेरणाओं का, उपलब्धियों का लाभ उठा सकें। इसके लिए आयोजन में अधिक संख्या में उपस्थित हो सकें, इसका प्रयत्न करना चाहिए। पत्र, पोस्टर, दीवार लेखन, ऐलान, मुनादी जैसे पुराने प्रयोग तो जन आमंत्रण के लिए करने ही चाहिए। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत संपर्क की और भी अधिक आवश्यकता है। दो महिला कार्यकर्ताओं की टोलियां घर घर जाकर महिलाओं से संपर्क करने और आयोजन में भाग लेने का अनुरोध करें। इसी प्रकार ऐसी ही पुरुषों की टोलियां बाजार दफ्तरों में जाकर सम्मिलित होने की प्रार्थना करें तो उस प्रयास से उपस्थित आशा से भी अधिक हो सकती है। अधिक लोगों को अधिक प्रकाश देना ही तो इन सम्मेलनों का प्रधान उद्देश्य है। समीपवर्ती शाखाओं की प्रतिभा संपन्न महिलाओं को इन आयोजनों में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जा सके और उनके ठहरने, भोजन आदि का प्रबंध हो सके तो और भी अच्छा होगा। उससे वे सब भी कुछ दिशा और प्रेरणा लेकर जाएंगी और अपने यहाँ उस प्रकार की प्रवृत्तियाँ चल सकेंगी। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि अपनी भोजन व्यवस्था अत्यंत सस्ती और बनाने में सुविधापूर्ण होनी चाहिए। दाल चावल या दलिया, दाल खिचड़ी जैसी वस्तुएं ही सुविधाजनक पड़ती हैं। मक्का, बाजरा, ज्वार जैसे मोटे अनाजों पर प्रतिबंध नहीं है। जहाँ रोकथाम हो वहाँ 3-4 दिन इन मोटे अनाजों से कुछ बनाकर पेट भरा जा सकता है। भोजन व्यवस्था छोटी हो या बड़ी, हर हालत में वह सस्ती, बनाने में सरल और छूत-छात, कच्ची पक्की के जंजाल से मुक्त ही होनी चाहिए। साधनों के अभाव में जहाँ शांत कुंज मथुरा के प्रचारक न पहुँच सके वहाँ अपने आसपास से ही सुयोग्य वक्ता एवं गायक ऐसी महिलाओं को ढूंढ लेना चाहिए जो मिशन को समझती हो और उसके उपयुक्त ही मार्गदर्शन कर सकने की तैयारी समय से पहले ही कर सके। अजनबी वक्ताओं और अप्रासंगिक गाने वालों से तो सुनने वालों का समय ही बर्बाद होता है। कई बार प्रतिगामी वक्ता तो अंट संट बोलकर अपना कराधरा ही मिट्टी में मिला देते हैं। इस संबंध में आयोजनकर्ताओं को पूरी तरह सतर्क रहना चाहिए कि ऐसे लोग अपने मंच पर न चढ़ने पाएं। जहां भी उत्साह और जीवन हो उसे उभर कर ऊपर आना चाहिए। इसके लिए पूर्व नियोजित व्यवस्था के अनुसार वातावरण का निर्माण कर देना अच्छा रहता है। आयोजन के लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना और समय देने का आग्रह तो पहले ही करते रहना चाहिए, पर कार्यारंभ 1 महीने पूर्व ही करना चाहिए। कार्य को 3 भागों में बांटा जा सकता है। जन सहयोग नंबर 1। नंबर 2 व्यवस्था, साधन उपकरणों का संग्रह। नंबर 3 अर्थ संग्रह। इसके लिए किन्हें क्या उत्तरदायित्व विशेष रूप से सौंपे जाने उचित हैं, यह विचार पहले से ही आरंभ करना चाहिए। घनिष्ठ सहयोग तो सभी कार्यकर्ता परस्पर हर काम में रखें।
पर कार्य विभाजन की दृष्टि से क्षमता के अनुरूप जिम्मेदारियां बांट देने में ही लाभ है। अधिक प्रभावशाली व्यक्ति अधिक समय और अधिक योगदान आयोजन को सफल बनाने में और अधिक दे सकें, इसके लिए उनसे संपर्क बनाना, कार्य के महत्व को समझाना और योगदान के लिए अनुरोध करना आवश्यक है। जहां इस स्तर के प्रयत्न ना होंगे वहां शिथिलता भी रहेगी। उत्साह उभरना और उसे सक्रिय बनाना जनसंपर्क क्षेत्र की पहली कला है। किसी संगठन के संचालकों को इससे परिचित रहना चाहिए। मिलते जुलते रहने, पिछले कार्यक्रमों के लिए प्रशंसा करने और आगामी कार्यक्रमों में उनसे क्या अपेक्षा की जा रही है इसका स्मरण दिलाते रहने से निष्क्रिय व्यक्ति भी सक्रिय बन जाते हैं और दौड़ दौड़ कर सहयोग देते हैं। काम भले ही अकेले को करना पड़े, पर श्रेय औरों को ही देना चाहिए। यह व्यवहार कुशलता जहाँ भी होगी वहाँ कार्यकर्ताओं और सहयोगियों की कमी ना पड़ेगी। संचालकों के व्यवहार कुशलता की कमी रहना ही वह बाधा है जिसके कारण पुराने ढीले पड़ जाते हैं और नए आगे आने से उत्साह नहीं दिखाते। महिला शाखाओं के मूर्धन्य व्यक्तियों को अपने में मिलनसारी स्नेह, सौजन्य, प्रशंसा, प्रोत्साहन, सहयोग, सद्भाव, मुस्कुराहट आदि की विशेषताएं उत्पन्न करनी चाहिए। कटु भाषण, निंदा, प्रार्थना, भर्त्सना, कटु भाषण, निंदा, भर्त्सना, उलायना जैसे द्वेष, असहयोग उत्पन्न करने वाले दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। दूर रहना चाहिए साथियों। इस संदर्भ में आगे पढ़कर बताएंगे अगले वीडियो में। नहीं, पढ़ के भी बता सकते हैं, अभी नहीं, काफ़ी हो गया। अगले वीडियो में पढ़कर बताते हैं। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।